नमस्ते दोस्तों। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन दस्तावेजों और रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं वो हमें एक बेहद जटिल और हाई स्टेक्स मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर ले जाते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन सोर्सेस से समझेंगे कि कैसे एक दर्दनाक घटना के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों और सेना ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। एक ऐसा प्रहार जो चला तो सिर्फ 25 मिनट, लेकिन उसने इस पूरे उपमहाद्वीप की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। सोचिए, कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहां पर्यटक आराम से घूम रहे हैं और अचानक एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। हथियारबंद लोग वहां आते हैं और पर्यटकों से एक बेहद खौफनाक सवाल पूछते हैं, हिंदू या मुसलमान? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी कट्टर विचारधारा का सबूत था जिसने उस दिन की शांति को हमेशा के लिए चीर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 300 राउंड गोलियां, सिर्फ 15 मिनट और 26 मासूम जानें चली गईं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि मरने वालों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी भी थे, जिनकी शादी को अभी मुश्किल से 6 दिन ही हुए थे। लेकिन इसी क्रूरता के बीच एक और कहानी है जो हमें इंसानी जज्बे की याद दिलाती है। आदिल हुसैन नाम के एक स्थानीय मुस्लिम घोड़े वाले ने अपनी परवाह किए बिना एक हिंदू सैलानी की जान बचाने के लिए निहत्ते ही उन आतंकियों का सामना किया और अपनी जान दे दी। ये त्रासदी अपने आप में दिल दहला देने वाली थी। तो इसके बाद क्या हुआ? हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है। बहुत ही तेज और सख्त कूटनीतिक पलटवार। इस हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री, जो उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर तुरंत दिल्ली वापसी की और आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार की सजा ऐसी होगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब ये 80% का आंकड़ा देखिए। भारत ने सबसे पहला दांव खेला पानी का। सिंधु जल संधि को होल्ड पर डालने के संकेत दिए गए। आपको बता दूं कि पड़ोसी देश की लगभग 80% खेती इसी पानी पर टिकी है। यानी कोई भी गोली चलने से पहले ही पानी को एक बहुत बड़े रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया। और बात सिर्फ पानी पर नहीं रुकी। कूटनीतिक स्तर पर उन्हें पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए शिकंजा कस दिया गया। अटारी बॉर्डर तुरंत सील कर दिया गया, वीजा कैंसिल हो गए, और तो और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कंटेंट को बैन कर दिया गया। मतलब मिलिट्री एक्शन से पहले ही दुश्मन को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से घेरने की पूरी बिसात बिछा दी गई थी। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जहां 1999 की एक पुरानी टीस और एक अभूतपूर्व खुफिया युद्ध की शुरुआत होती है। 29 अप्रैल को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद सीक्रेट मीटिंग होती है, जिसे लीड कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कनेक्शन है। आपको 1999 का कंधार हाईजैक तो याद ही होगा। उस वक्त 176 लोगों की जान बचाने के लिए भारत को मजबूरन मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। डोभाल ने उस बेबसी को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन इस बार 2025 में हालात बिल्कुल अलग थी। इस बार सेना के हाथ बंधे हुए नहीं थे, बल्कि उन्हें आतंकी ढांचे को जड़ से उखाड़ने की पूरी छूट दे दी गई थी। 25 साल पुरानी वो टीस अब एक बहुत बड़े रणनीतिक प्रहार में बदलने वाली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि टारगेट्स कैसे तय हुए, तो जरा इस चार्ट को देखिए। सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की मदद से इंटेलिजेंस ने कुल 21 आतंकी ठिकानों की पहचान की, लेकिन उन्होंने अंधाधुंध हमला नहीं किया। इनमें से सिर्फ 9 ठिकानों को हमले के लिए चुना गया। क्यों? क्योंकि इन 9 ठिकानों के तार सीधे तौर पर पुलवामा, 26/11 और हालिया पहलगाम हमले से जुड़े थे। बाकी 12 को सिर्फ कड़ी निगरानी में रखा गया। ये दिखाता है कि ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बेहद नपातुला और सटीक प्लान था। और इसके बाद शुरू होती है मिलिट्री डिसेप्शन, यानी दुश्मन को चकमा देने की एक ऐसी रणनीति जो सच में किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं थी। 6 मई को उत्तर भारत के 244 शहरों में एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई। इससे हुआ ये कि दुश्मन का सारा ध्यान, उनकी पूरी सर्वेलेंस उत्तरी सीमा पर टिक गई। और जब वो उत्तर की तरफ देख रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिण के तंजावुर एयरबेस पर हमारी जेट स्क्वाड्रन हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही थी, बिल्कुल गुपचुप तरीके से। क्या गजब का प्लान था! चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं, इसे समझने के लिए एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है। 29 अप्रैल को मिलिट्री को हरी झंडी मिल जाती है।
6 मई को दुश्मन को चकमा देने वाली वो ड्रिल होती है और फिर 7 मई की रात ठीक 1:05 पर दिल्ली के वॉर रूम से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया जाता है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, वो 25 मिनट का प्रहार जिसने इतिहास रच दिया। 7 मई की उस रात भारतीय वायुसेना ने बॉर्डर पार किया और एक के बाद एक सटीक निशाने लगाए। ये टेबल देखिए, ये सिर्फ जगह नहीं है, ये भारत को दिए गए पुराने जख्मों के हिसाब हैं। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप उड़ा दिया गया, जहां पहलगाम के हमलावरों को ट्रेनिंग मिली थी। मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया, जहां 2008 के मुंबई हमलावरों को तैयार किया गया था। और सबसे बड़ा प्रहार हुआ बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर। ये वही जगह थी जहां पुलवामा और 2001 के संसद हमले की साजिश रची गई थी। हर एक स्ट्राइक का अपना एक गहरा ऐतिहासिक महत्व था। इन 25 मिनटों के अंदर 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। और जानते हैं मरने वालों में कौन शामिल था? मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर, वही शख्स जिसने 1999 के कंधार विमान अपहरण की पूरी साजिश रची थी। इस भयंकर प्रहार के बाद मसूद अजहर पूरी तरह टूट गया। उसका ये बयान सामने आया, काश मैं भी उनके साथ मारा जाता। दशकों तक भारत को लहूलुहान करने वाला मास्टरमाइंड उस रात अपनी पूरी ताकत और हौसला खो चुका था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या दूसरी तरफ से कोई पलटवार नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इसके लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। जैसे ही उन्होंने ड्रोन और मिसाइलें दागी, हमारे S-400 सिस्टम ने उन्हें हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। उनके 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया, लाहौर का एयर डिफेंस रडार तबाह हो गया और भारत ने उनके 11 एयरबेसों पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। मतलब रिटेलिएशन की हर कोशिश को पहले ही कदम पर कुचल दिया गया। चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर चलते हैं, संघर्ष विराम और उसका अंतिम समाधान। 10 मई आते आते पाकिस्तानी DGMO ने खुद हॉटलाइन पर संपर्क किया, जिसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। मंच पर भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जो एक मुस्लिम हैं, और वायुसेना की विंग कमांडर वामिका सिंह, जो एक हिंदू हैं, वो एक साथ खड़ी थीं। इन दोनों अफसरों ने दुनिया के सामने वीडियो सबूत रखे कि इस इतने बड़े ऑपरेशन में एक भी आम नागरिक की जान नहीं गई। अब जरा इन दो तस्वीरों के वैचारिक अंतर को महसूस कीजिए। एक तरफ पहलगाम के वो हमलावर थे, जिन्होंने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें बांटा और गोलियों से भून दिया, और दूसरी तरफ हमारी सेना का नेतृत्व था, जिसने एक हिंदू और एक मुस्लिम अफसर को एक साथ खड़ा करके दुनिया को अपनी एकजुटता का संदेश दिया। आतंकियों की उस बांटने वाली विचारधारा पर यह सबसे बड़ा तमाचा था। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। ये लाइन देखिए, सिंदूर उजड़ा था, हमने आतंक के अड्डे उजाड़ दिए। ये सिर्फ एक मिलिट्री कोड नेम नहीं था, ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के उस छिने हुए सिंदूर का हिसाब था। एक बहुत बड़े रणनीतिक ऑपरेशन के पीछे एक बहुत गहरी इंसानी भावना और न्याय की मांग छुपी हुई थी। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर आकर खड़े होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने उन कैंप्स को तो मिट्टी में मिला दिया, 1999 की उस बेबसी का हिसाब भी चुकता कर दिया, लेकिन उस विचारधारा का क्या जो ऐसे कैंप्स को जन्म देती है? जब तक वो नफरत भरी सोच जिंदा है, क्या ये खतरा पूरी तरह से खत्म हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोर्सेज ने उठाया है और जिसके बारे में हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।